नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। 1 जनवरी के रोज आप अखबार में क्या पढ़ना चाहते हैं? जाहिर है कोई अच्छी खबर। जो देर से सोकर उठते हैं वो उस दिन अखबार स्किप ही कर जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी में 1 जनवरी 2023 का अखबार नजर गड़ा कर पढ़ा गया। हजारों लोगों का डर सच साबित हो गया। रेलवे ने एक सार्वजनिक नोटिस में ऐलान कर दिया था कि उसकी जमीन पर बने घरों को 1 हफ्ते के भीतर खाली कर दें। ऐसा नहीं होता तो अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की जाएगी और इसका खर्च भी लोगों से वसूला जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश की तामील की जानी है। जो अखबारों में छपवाया गया उसकी लाउडस्पीकर से मुनादी भी करवाई गई। रेलवे ने घर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही लोगो शब्द का इस्तेमाल किया। रेलवे का नोटिस अनाधिकृत कब्जा और कब्जेदारों की बात करता है। हम जानते हैं रेलवे की जमीन पूरे देश में भयंकर अतिक्रमण का शिकार है और रेलवे समय समय पर कब्जे हटाता भी है। कुछ कब्जे राजनीतिक दखल के चलते हट नहीं पाते। फिर हल्द्वानी के विषय पर अलग से ललन टॉप शो क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर 190 मीटर लंबे जिस पट्टे को भारतीय रेल खाली करवाना चाहता है उस पर सिर्फ आम लोगों द्वारा किए कब्जे नहीं हैं। वहाँ कम से कम 3 सरकारी स्कूल हैं, 1 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र भी है। फिर जिन घरों को कब्जा बताया गया वो सब एक वक्त में नहीं बने। उनमें से कई का इतिहास हल्द्वानी शहर जितना पुराना है। इसलिए हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रोज प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों की शिकायत है कि वो मुसलमान हैं इसलिए हटाए जा रहे हैं। वहीं रेलवे का मानना है कि उनके पास जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज हैं और ये विषय रेलगाड़ियों के सुरक्षित संचालन और यात्रियों की जान की सुरक्षा से जुड़ा है। फिर उच्च न्यायालय का आदेश है जो उस पर बाध्यकारी है। तो आज ललन टॉप शो में हम इसी पर बात करेंगे कि हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे जो जमीन का पट्टा है उस पर दावा किसका मजबूत, रेलवे का, वहां के लोगों का, या फिर एक तीसरी पार्टी भी जिसकी भूमिका को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ललन टॉप शो। 2022 के आखिरी हफ्ते में ईयर एंडर्स की सीरीज में हमने इस बात को बार बार रेखांकित किया था कि हम हर विषय को 2 खेमों में बंटकर देखने के आदी हो गए। हल्द्वानी मामले पर भी यही बात लागू होती है। 2 टीमें बन गई। एक टीम मानती है हल्द्वानी के बनभूलपुरा में मुसलमान रहते हैं इसलिए रेलवे को जमीन की अचानक याद आई, और दूसरी टीम मानती है कि यह अतिक्रमण का एक ओपन एंड शट केस है जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। हम शुरू में बता दें ये दोनों बातें पूरी तरह सही नहीं है। आज जो नजर आ रहा है सबसे पहले उसे इतिहास के संदर्भ के साथ समझने की कोशिश करें। इतिहास क्या है? हल्द्वानी में रेल लाइन के निर्माण और रेलवे के किनारे हुई बसाहट का इतिहास। इसके लिए हमने काफल ट्री के सह संपादक सुधीर कुमार से बात की। काफल ट्री एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उत्तराखंड के सामाजिक सांस्कृतिक मसलों पर काम करता है। सुधीर ने बताया आज जिस जगह हल्द्वानी बसा है वो तराई का इलाका है। वहाँ एक वक्त घने जंगल थे और मलेरिया का ऐसा प्रकोप कि पहाड़ी लोग तक यहाँ आने से बचते थे। तब मलेरिया का इलाज मौजूद नहीं था और ये जान लेता था। इसीलिए उत्तराखंड की तमाम भाषाओं के लोकगीतों में इस तरह की नसीहतें मिलती हैं कि मैदान की तरफ मत जाना। ऐसे में हल्द्वानी में इतनी सघन बसाहट कहाँ से आई? सुनिए। हल्द्वानी जो है वो चंद शासन काल में भी एक गांव के रूप में अस्तित्व था। हल्द्वानी शहर का नहीं, इसके आसपास के गांवों का। तो ये तो हमें चंद जो शासन काल था तब से मिलता है। लेकिन अगर जो आधुनिक हल्द्वानी की बात करी जाए तो ये 1834 में मिस्टर ट्रेल ने, जो अंग्रेज प्रशासक थे, इन्होंने इसको एक मंडी के रूप में बसाया। जो इसका मतलब पहला प्रशासकीय इसकी स्थापना की अगर बात करेंगे कस्बे के रूप में, तो अगर 1834 से पहले उस समय के अगर आप जिम कॉर्बेट की राइटिंग्स देखेंगे या आप और भी चीजें देखेंगे तो उस समय कालाढूंगी हल्द्वानी से ज्यादा बड़ा कस्बा था एक टाइम में। तो 1834 में मिस्टर ट्रेल ने यहाँ पर बसाया क्योंकि इस जो कुमाऊं जो मंडल है, उत्तराखंड में 2 मंडल है, गढ़वाल और कुमाऊं। तो कुमाऊं मंडल का जो मैदानी इलाके से जो कनेक्शन बनता था उसके लिए एक मुफीद जगह थी ये, एक मंडी के तौर पे। अगर इसको हम 1834 की बात करेंगे तो ये एक मंडी के तौर पर अस्तित्व में आया। और उस समय यहाँ पर स्थायी बसावट के मुकाबले अस्थायी बसावट ज्यादा थी। एक तो व्यापारी जो मैदानी इलाकों से जो चीजें पहाड़ों को जाती है और पहाड़ों से जो मैदानों को आती है उसकी खरीद फरोख्त के लिए लोग यहाँ पर आया करते थे। और दूसरा, यहाँ पर जो जब ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है तो ठंड में वहाँ के जो चरवाहे थे वो यहाँ अपने पड़ाव डाला करते थे मैदानी इलाकों में। जब हल्द्वानी एक मंडी के रूप में सफल होने लगा तो 1880 के आसपास यहाँ रेलवे लाइन डाली गई और हल्द्वानी ने एक स्थायी बसाहट का स्वरूप लिया। पहाड़ से कुछ लोग हल्द्वानी की ओर आए। इसी तरह आधुनिक उत्तर प्रदेश के रामपुर, बिजनौर, धामपुर, मुरादाबाद से भी लोग हल्द्वानी आकर बसने लगे। इसका मतलब हल्द्वानी का कोई इलाका नहीं, लगभग पूरा शहर ही बीते 200 साल में
यहाँ पर बसा बना। इंडिया टुडे हिंदी के संवाददाता विनय सुल्तान इस स्टोरी को कवर करने हल्द्वानी गए। उन्होंने बताया कि न सिर्फ यहाँ लोग बसे बल्कि उन्हें लाकर बसाया भी गया। सुनिए। तो इन सब और 1901 की जनसंख्या के हिसाब से उस समय हल्द्वानी की आबादी 6-6.5 हजार। 1901 के बाद तकरीबन तकरीबन जो है ये बिजनौर और वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे मजदूरों को लाके यहाँ बसाया गया, ताकि ये जो व्यापार का काम है लकड़ी का, खड़िया का, ये जो है सुगमता से चल सके। उनको मैन पावर की यहाँ पे जरूरत थी। तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे लोगों को लीज पे जगहें दी बसने के लिए, और 90 साल की लीज होती। रामपुर जंक्शन से काठगोदाम तक जाने वाली रेल लाइन आज भी हल्द्वानी शहर के लगभग पूरे हिस्से के लिए एक सीमा की तरह काम करती है। रेलवे लाइन की एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ गौला नदी। कुछ ही इलाके रेलवे लाइन की दूसरी तरफ हैं। जहां हल्द्वानी का रेलवे स्टेशन है वहां पटरी गौला नदी के ठीक किनारे है और यहीं बसा है बनभूलपुरा, माने वो इलाका जहां रेलवे ने कब्जेदारों को हटाने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया। यहाँ बसाहट कब और कैसे पनपी, सुनिए सुधीर कुमार और विनय से। उस एरिया का अगर दस्तावेजी इतिहास की अगर आप बात करेंगे, जो मेरी अपनी जानकारी में मौजूद है, उसके हिसाब से 1850 के आसपास तो जो अब्दुल्ला बिल्डिंग जिनकी आज हम अब्दुल्ला परिवार कहते हैं, इनके जो पूर्वज थे उनके 1850 के आसपास आने के दस्तावेजी संकेत है। उससे पहले भी लोग यहाँ पर जो है वो यानी कि अगर उस एरिया की अगर हम बात करेंगे मोटा मोटी तो 1840-50 के आसपास से वहां पर लोग बसना शुरू हो गए। और वो मुख्यतः व्यापारी लोग थे, तरह तरह की चीजों का व्यापार करने वाले, और उसमें जो है वो तमाम किस्म के दस्तकार थे। जैसे आज भी जो है वो पतंग उस एरिया में बनती है और खील बतासे उस इलाके में बनते हैं। चने भूनने वाले वो लोग थे। तो इस तरह से, और लुहार थे, और जो भी थोड़ा मोड़ा जो भी ये साइकिलों की मरम्मत का काम है या मोटर से रिलेटेड जितना काम है, इस तरह के लोग जो है वो वहां पर जो है वो बसना शुरू हुए। कबाड़ का काम करने वाले, छोटे छोटे बड़े मेहनत करने वाले। 1947 में जब विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, तो यहाँ से सिर्फ एक ही परिवार जो है वो पाकिस्तान गया। बाकी सारे परिवारों ने यहीं पर रहने का फैसला लिया, नंबर एक। और दूसरा क्या है कि हम आज देखते हैं कि जो मीरा मार्ग है, मतलब जो हल्द्वानी का जो मुख्य बाजार है, जो रेलवे स्टेशन से करीब करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे होगा, वहां पर एक मस्जिद है। तो मीरा मार्ग है, सदर बाजार है, पटेल चौक, ऐसे ऐसे करके गलियां हैं, और उन गलियों के बीच में सिर्फ एक मस्जिद है। आसपास किसी तरह की कोई आबादी नहीं है मुस्लिमों की, या है भी तो बहुत कम है। तो दरअसल उस टाइम में, विभाजन के टाइम में, मुस्लिम इस तरफ रहा करते थे, बाजार की तरफ को। और इस बात के भी दस्तावेजी प्रमाण है कि जो उस समय जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड था, उसमें जो है वो मुस्लिम प्रतिनिधि थे, और जो व्यापारी आए थे पंजाबी, खत्री, सिंधी वगैरह, उनको यहाँ पर बाजार में जो है बसाया गया। उनको रहने के लिए जगह दी गई और उनको व्यापार करने के लिए भी जगह दी गई। और फिर जो जो आबादी थी ये थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ चली गई। जो जिस इलाके की अभी बात हो रही है, जिसके ऊपर बताया जा रहा है कि ये रेलवे की जमीन है, इसकी बसावट कई कई चरणों में हुई है। जो शुरुआती जो ब्रिटिश एरा के समय प्रॉपर टाउनशिप बसाई गई। प्रॉपर टाउनशिप में मतलब आप जो 90 डिग्री पे काटती हुई सड़कें हैं, आपको वहां पे खुली खुली सड़कें और कायदे के मकान हैं, और लोग 100-100 साल से वहां पे बसे हुए हैं। अभी भी तीसरी पीढ़ियां हैं जो वहां पे बसी हुई हैं। दूसरी बसावट जो है वो जो जिसको हम बोलते हैं झुग्गी बस्ती की बसावट जो है, वो 50 साल, 60 साल, 70 साल में जैसे जैसे माइग्रेशन होता रहा लोगों का मजदूरी के लिए, वो आके यहाँ पे बसते गए। और बसने के क्रम में आपको 3 किस्म के यहाँ पे मकान दिखेंगे। एक तो जो तकरीबन 100 साल से यहाँ पे जो लोग बसे हुए हैं, जो लोग पिछले 50-60 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं। और तीसरे लोग जो माइग्रेटेड लेबर है, जो आते हैं बसते चले जाते हैं, मतलब जिनको हम बोलते हैं प्लास्टिक शीट वाली जो झुग्गी है, उस
मकान भी आपको दिखेंगे। तो सबसे जो रेलवे लाइन के सबसे करीबी का जो एक पट्टी है वो इस किस्म की है, जो अस्थायी सेटलमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, जो पन्नी की झुग्गियां, जिसको आप देख के जो आपके वो ऐसे घर हैं जिनको देखने के बाद में आपके घर के बारे में बनाए हुए दिमाग में सारे पूर्वाग्रह धराशायी हो जाते हैं। जिनके जो जो ऐसे घर हैं जिनमें दरवाजे नहीं, पर्दे लगे हुए हैं, जिनमें छत नहीं, प्लास्टिक की शीट लगी हुई है, और एक ही बिस्तर है जिसमें बर्तन के नाम पे 4 बर्तन है, वो उस किस्म के सेटलमेंट्स जो है वो रेलवे लाइन के सबसे आगे की तरफ है। उसके बाद में जैसे जैसे आप पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पक्के मकान आते चले जाएंगे। विनय ने हमें बताया कि रेलवे लाइन के किनारे बसे लोगों में हर तरह के लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी, निम्न आय वर्ग के मजदूर। बनभूलपुरा की आबादी का बड़ा हिस्सा इस्लाम को मानता है, हिंदू भी बसते हैं और इलाके में कम से कम एक मंदिर भी है। तो अब तक हमने जान लिया कि हल्द्वानी में रेल की पटरी कहां से आई और जिसके चलते रेल एक पार्टी है इसमें, इंडियन रेलवे, और बसाहट कैसे तैयार हुई जिसके चलते वहां रहने वाली जनता एक दूसरी पार्टी है, और दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद। पर हमने आपको शुरू में संकेत किया, जमीन का कम से कम एक दावेदार और भी था। दरअसल आधुनिक काठगोदाम और हल्द्वानी जहां बसा है, उस जमीन का काफी हिस्सा अंग्रेजों के राज में दान सिंह बिष्ट नाम के एक व्यापारी को दिया गया था। इन्हें लोग दान सिंह मालदार के नाम से भी जानते हैं। उन दिनों लगातार रेलवे का विस्तार चल रहा था जिसके लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती थी। टिम्बर किंग बिष्ट यही लकड़ी सप्लाई करते थे जो पाकिस्तान से लेकर बर्मा तक जाती थी, और इसी कारोबार के चलते हल्द्वानी के आगे पड़ने वाले आखिरी स्टेशन का नाम काठ गोदाम पड़ गया। बिष्ट को जो जमीन दी गई वो रेलवे लाइन से करीब थी, इसलिए एक दावा यह भी है कि जितनी जमीन रेलवे की बताई जा रही उसमें एक हिस्सा दरअसल नजूल की उस जमीन का है जो एक वक्त बिष्ट को दी गई थी। नजूल को सादी भाषा में आप सरकारी जमीन कह सकते हैं। सरकार कौन सी? उत्तराखंड की सरकार, राज्य सरकार। जमीन रेलवे की है या सरकार की, इस पर दस्तावेज क्या कहते हैं, सुनिए। ये इसमें दो चीजें हैं। एक तो ऐतिहासिक दस्तावेजों की बात रही, तो उसमें जैसे कोई ये कह सकता है कि भाई मतलब अंग्रेज चले गए तो अंग्रेजों ने वो जमीन किसको दी, क्या दी, और जब वो चले गए तो उसके बाद में फैसला लेने का मतलब वहां से गवर्न होके, वहां से संचालित होके तो फैसले नहीं लिए जा सकते हैं। तो इस बारे में जो मोटा मोटी अभी हाल के सालों की अगर बात करेंगे तो जो बनभूलपुरा का इलाका है तो उसको हल्द्वानी जो नगर पालिका है और नगर निगम है वो अपनी जमीन मानता रहा है। तो ये वहां पर कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आरटीआई लगाई कि भी जो जिस जमीन पे हम बसे हैं उसका मालिकाना क्या है, कैसे है। तो और उस जमीन को नजूल मान के जो है वो नगर पालिका ने कई लोगों को फ्री होल्ड किया है। जैसे बीच बीच में जो है वो प्रदेश सरकार की यहाँ पे नजूल की नीति आती है। मतलब आज भी अगर हम देखेंगे तो 70% हल्द्वानी जो है वो नजूल जमीन पर बसा हुआ है। तो बीच बीच में सरकार जो है वो ये योजना लेके आती है कि भाई इस जगह का सर्कल रेट ये है, इस जगह का सर्कल रेट ये है, और आप जिस जमीन में काबिज हैं इसका आप मूल्य चुका के इसके मालिक बन सकते हैं। तो वहां पर जो बनभूलपुरा का इलाका है वहां पर कई लोगों को नगर पालिका ने जमीन जो है वो फ्री होल्ड करके दी है। वहां पर लोगों के पास में पट्टे हैं, वहां पर लोगों के पास में दाखिल खारिज है, वहां पर खुद सरकार ने जो है वो सरकारी इंटर कॉलेज बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, प्राइवेट स्कूलों को अगर छोड़ भी दें तो ये वहाँ की ऐतिहासिक स्थिति ही नहीं है बल्कि ये आज की भी स्थिति है। यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। बनभूलपुरा में ऐसी जमीनें भी हैं जिन्हें क्रमशः सरकारों ने बाकायदा रसीद कट्टे के साथ बेचा, यानी जमीन के कानूनी रूप से वैध मालिक मौजूद हैं। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर लोग अतिक्रमण रोधी नोटिस को गलत बता रहे हैं, सुनिए। देखिएगा कि यहाँ पे लोग, मेरे पास जो आप डॉक्यूमेंट है आप देखिएगा, ये आजादी से पहले का कागज है। आप देखिएगा म्यूनिसिपैलिटी का कागज जी, म्यूनिसिपैलिटी जब यह आपके मकान का है, जी, जब यहाँ म्यूनिसिपैलिटी हुआ करती थी। देखिए 1937-38 का ये डॉक्यूमेंट्स है। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे, किस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं जी, ये जो हमारा जो असेसमेंट आया करता था ये उसके है, बसावट की है। जी, ये देखिए आप, ये 1937 का कागज है। ये आप देखेंगे 1925 का कागज है। तो इतने पुराने लोग यहाँ हैं, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स है इतने पुराने। आप कह रहे हैं कि आप 37 से बसावट है यहाँ पे बनभूलपुरा में। पहला ये 175 ये देखिए 1925-26 का कागज है ये।
मैं इसी इलाके में पैदाइश मेरी हल्द्वानी की है और मैं यहीं पर रह रहा हूँ और मैं भी इस इंक्रोचमेंट की जद में आ गया हूँ। आपको भी नोटिस मिला है? मुझे भी नोटिस मिला है। क्या कहता है वो नोटिस? नोटिस ये कहता है कि आप इंक्रोचर हैं, आप रेलवे के लैंड में हैं। मेरा ये मानना है कि मैं नुजूल लैंड में हूँ और मैं नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत रहता हूँ और मेरा मकान जो ट्रांसफर भी हुआ तो वो अधिकार पूरा अपने साथ उन्होंने कहा कि ये इनके नाम, नगर निगम ने कहा कि ये इनको हस्तांतरित किया जाता है, इससे इसको पूरा सिस्टम और पूरा जो मैनेज करता है वो नगर निगम यहाँ पे करता चला आया है। इसलिए मैं संतुष्ट था कि मैं कम से कम रेलवे की जद में। कब से रह रहे हैं आप? शराफत खान साहब, आपका परिवार कब से यहाँ रह रहा है जिसपे नोटिस मैं पैदाइश यहाँ पर हूँ, लेकिन जिस लैंड पे मैं रह रहा हूँ वहाँ रहते हुए मुझको करीब 30 साल हो गए हैं। जी, मेरा नाम तस्लीम अंसारी है। मैं इसी इंदिरानगर क्षेत्र का रहने वाला हूं, जो रेलवे स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर हम खड़े हैं और रेलवे ट्रैक से भी लगभग 150-200 फीट की दूरी पर हम खड़े हुए हैं। इस मकान को नोटिस है जहां पर हम अभी खड़े हुए हैं। मेरा घर यहां से नजदीक में ही है और अभी तक तो हमारा यही मानना था कि ये नजूल लैंड है। आरटीआई में नगर निगम लगातार ये बताता रहा। मान लीजिए मैं अपने भवन कर की जो रसीद है, मेरी हाउस टैक्स की रसीद है, मैं उसको लगा करके नगर निगम से अगर एक आरटीआई में कोई क्वेश्चन पूछता हूँ कि नेचर ऑफ लैंड क्या है और ये जो जिस भूमि पर ये मकान बना हुआ है लैंड बताया जाता है। जी हाँ, नजूल ये लैंड बताइए सर, तो उस केस में भी इंक्रोचमेंट तो है ही ना ये? जी हाँ। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, जो लोग नजूल की जमीन पर बसे हैं, अगर उनके पास वैध पट्टे नहीं तो वो रेलवे की अतिक्रमण रोधी कार्रवाई का विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनका निर्माण वैध हो गया। हमने आपको लोगों का पक्ष बताया, अब रेलवे के पक्ष पर आते हैं। जैसा आपने कुछ देर पहले हमारे संवाददाता से सुना, हल्द्वानी में रेल लाइन के करीब सघन बसाहट है। यहाँ ऐसे निर्माण है जिन्हें लेकर यह संशय नहीं कि वो रेलवे की जमीन पर बने हैं। इससे रेल संचालन में कैसे समस्याएं आ सकती हैं, ये जानना जरूरी है। इसको लेकर हो सकता है किसी के मन में संशय हो। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमने मध्य रेल के नागपुर मंडल में तैनात एक परमानेंट वे इंस्पेक्टर यानी PWI से बात की। PWI रेलवे में उस अधिकारी को कहते हैं जो ट्रैक के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। ट्रैक गाड़ियों के चलने के लिए सुरक्षित रहें, ये PWI को सुनिश्चित करना होता है। नाम न छापने की शर्त पर उन्होंने लल्लन टॉप को ये जानकारी दी। रेल भूमि पर अतिक्रमण पूरे देश में है। ज्यादातर अतिक्रमण शहरों के भीतर स्टेशन के पास है। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है यार्ड एक्सटेंशन में, यानी मेन लाइन से स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आने और जाने वाले रास्ते के विस्तार में। इसके चलते स्टेशन की क्षमता बढ़ नहीं पाती। रेलवे लगातार दूसरी और तीसरी लाइन डालने के प्रयास में है। अतिक्रमण के चलते ये काम एन स्टेशन के मुहाने पर आकर रुक जाता है। भारतीय रेल के नियम कहते हैं कि ट्रैक के दोनों तरफ कम से कम 5.5 मीटर जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए, तभी गाड़ी अपनी पूरी रफ्तार पर चलाई जा सकती है। सामान्यतः अतिक्रमणकारी इतने करीब नहीं बसते, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं तब ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट यानी ODC ले जाने में दिक्कत आती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सेना के लिए चलाई जाने वाली विशेष गाड़ियां जिन पर टैंक और गोला बारूद लादा जाता है। ट्रैक के करीब अतिक्रमण से रेलवे को सिग्नल और बिजली की लाइन डालने में समस्या आती है। सघन बस्तियों में प्रायः लोग और जानवर ट्रैक के सामने आ जाते हैं। जब यह अचानक होता है, लोको पायलट यानी ट्रेन के ड्राइवर गाड़ी नहीं रोक पाते और हादसा हो जाता है। इसमें बेगुनाह व्यक्ति की जान जाती है। ड्राइवर के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। इसलिए जब 1-2 हादसे होते हैं, रेल विभाग ऐसे इलाकों में स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। गाड़ियां 20 किलोमीटर की रफ्तार पर चलाई जाती है, जिसके चलते यात्रियों को देर होती है और रेलवे को माली नुकसान। तो हमने अब जान लिया जमीन पर रेल लाइन कहां से आई, बसाहट कहां से आई, लोगों के दावे क्या हैं। अब आते हैं इस विषय पर कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई वास्तव में कब शुरू हुई। अतिक्रमण रोधी नोटिस एक बहुत लंबी कानूनी कार्रवाई का नतीजा है जो 10 साल से भी ज्यादा चली और इसकी शुरुआत होती है एक पुल के गिरने से। हल्द्वानी से लगकर बहने वाली गौला नदी पर 1998 में पुल बनना शुरू हुआ ताकि गौलापाड़ नाम की बस्ती को हल्द्वानी से जोड़ा जा सके। 2004 में पुल बनकर तैयार हुआ और 2008 में ही ढह गया और तब सामने आए एक सामाजिक कार्यकर्ता। सुनिए। तो इसके बाद में यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है रविशंकर जोशी। उन्होंने अपने स्तर पे फैक्ट फाइंडिंग की कि ये मसला क्या है, क्यों पुल 4 ही साल में गिर गया, और उन्होंने एक PIL दाखिल की कोर्ट में। और उस PIL में उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है खामियां वो दिखाई कि इंजीनियरिंग के हिसाब से मतलब जो डिजाइन था वो भी प्रॉपर नहीं था, जो कंस्ट्रक्शन था वो भी अप टू मार्क नहीं था, और खनन भी एक बड़ी समस्या है। तो इसके जवाब में राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इंजीनियरिंग की कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो अवैध खनन नदी में होता है उसके चलते जो है पुल कमजोर हुआ और गिर गया। तो फिर ये सवाल पूछा गया कि अवैध खनन करता कौन है, यहाँ पे कौन इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये बोला गया कि जो रेलवे किनारे जो बसी हुई बस्तियां हैं, ये इनमें जो रहने वाले लोग हैं ये सबसे ज्यादा जो है
खनन में संलिप्त है और ये लोग जो है ये अवैध तरीके से यहाँ पे बसे हुए हैं। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये जो लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं इनको यहाँ से हटाया जाए। तो रेलवे ने उस समय ये क्लेम किया था कि हमारी 29 एकड़ के तकरीबन की जो जमीन है उसके ऊपर लोग अवैध तरीके से बसे हुए हैं। तो इसके बाद में ये हुआ कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद में 2016 के तकरीबन ये फैसला आया और 2016 में जब ये फैसला आया तो उसमें राजस्व विभाग ने भी अपनी जमीनें जो जिनके ऊपर अतिक्रमण हुआ था उसको भी जब उसकी पैमाइश करना शुरू किया तो अंग्रेजों के जमाने के जो पट्टे दिए हुए थे जो लीज साल की वो तकरीबन 1990-95 तक सबकी 90 साल की लीज पूरी हो चुकी थी। अब जो लीज पे रह रहे 90 साल से लोग हैं वो भी एक तरीके से जो है अतिक्रमणकारी हो गए टेक्निकली। तो जो सारी जमीनों की पैमाइश हुई तो वो तकरीबन 78 एकड़ की जमीन जो है ऐसी निकली जिसके ऊपर अतिक्रमण था। वो या तो राजस्व की जमीन थी या फिर रेलवे की जमीन थी। तो 78 एकड़ की जो जमीन है इसको खाली करने का फैसला मतलब खाली करवाने का फैसला जो है कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। इसके खिलाफ लोग 2017 में वापस न्यायालय में गए और इसमें ये कहा गया कि हमारी क्योंकि हमको पार्टी बनाया ही नहीं गया, जो हम लोग सबसे ज्यादा इस पूरे फैसले से प्रभावित होने वाले जो लोग हैं 4-4.5 हजार के तकरीबन परिवार हैं। तो उसके बाद में उसके ऊपर एक बार के लिए स्टे आ गया और अभी हुआ ये रिसेंटली 2022 में रविशंकर जो पीआईएल जो है हाई कोर्ट में लगाई कि आप उनकी कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, उस जमीन को खाली नहीं कर रहा है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिया कि ये जमीन तुरंत खाली करवाई जाए। मीना ने एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाया। वो बता रहे हैं कि अतिक्रमण रोधी कार्रवाई का विस्तार रेलवे की 29 एकड़ की पैमाइश से बढ़कर 70 एकड़ के पार कैसे गया। नजूल भूमि की कई लीज ऐसी थी जिसका नवीनीकरण नहीं हुआ। इस पर नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट का बयान भी सुनिए। 20 तारीख को जो ऑर्डर है माननीय उच्च न्यायालय के, तो उसके अनुसार जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे तो उनको हटाया जाना। ये रेलवे की भूमि पे है, लगभग 70 एकड़ लैंड है और उसमें 4365 के करीब रेजिडेंट्स हैं जो रह रहे हैं आज की डेट में, और इनको हटाया जाना। इसके लिए हमारी तैयारी पूरी चल रही है और जितनी फोर्स की हमने डिमांड करनी थी वो कर ली है और इसको पूरे जो सुपर जोन सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो जितने मजिस्ट्रेट की आवश्यकता थी, पैरामिलिट्री फोर्स की आवश्यकता थी, उसकी डिमांड हम लोगों ने कर दी है और आने वाले कुछ समय में हम इनको हटाएंगे। सर, आप यहाँ पे देते हैं स्कूल कॉलेज यहाँ पे खुले हुए हैं तो सरकार पहले में बता देती है फिर हटाती है, सर इसको लेकर भी कुछ बातचीत हुई लोगों से? अब इसमें देखिए मामला इस पर चर्चा करने लायक रहा नहीं फिलहाल, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है तो उसको हम रिमूव करना है, हटाना है इनको, तो उसको हटाना ही पड़ेगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में केस पूरी ताकत से नहीं लड़ा। इस आरोप पर रक्षा राज्य मंत्री और उत्तराखंड से आने वाले सांसद और भाजपा नेता अजय भट्ट ने प्रेस से क्या कहा, सुनिए। बनभूरपुरा में जो वहां पर खाली कराने के आदेश हो रहे हैं वो इंक्रोचमेंट का मामला माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया है, अतिक्रमण का। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस पर हमें कोई कमेंट नहीं करना है। हमारे साथी प्रभावित पक्षकार सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, वहां से जो भी रेमेडी मिलेगी उसका हमको इंतजार करना चाहिए। और बाकी हम सबको कष्ट है क्योंकि कुछ लोग ब्लेम करते हैं कि ये लोग अच्छी तरह से पैरवी नहीं करे, इनकी सरकार ने पैरवी नहीं करी। ये कहना कदापि उचित नहीं है क्योंकि हमारी सरकार जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र इससे ऊपर उठ के काम करती है। हमारे लोग हैं, उनकी चिंता का जो भी हल निकलेगा वो उनकी चिंता नहीं है, वो हमारी चिंता है। हमारी सरकार को उनकी चिंता है और हम चिंतित हैं। किसी न किसी तरह से जो अच्छा होगा वो किया जाएगा, परंतु न्यायालय के फैसले पर हमको सर्वमान्यता जो होती है उसी के आधार पर हमको काम करना होगा और हमारी सरकार ने पुरजोर ताकत लगाकर उसकी पैरवी भी करी। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है जहां 5 जनवरी के रोज सुनवाई होगी। अतिक्रमण भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। रेलवे और सेना तक की हजारों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों के कब्जे में, इसलिए हम कभी भी
अतिक्रमण या अतिक्रमणकारियों के पक्ष में खड़े नहीं हो सकते। हम बस ये कह सकते हैं कि कार्रवाई से पहले लोगों के दावों और आपत्तियों का ठीक तरीके से निवारण कर लिया जाए और अतिक्रमण रोधी कार्रवाई के वक्त देश की तमाम अदालतों की दी गाइडलाइंस का पालन हो। मिसाल के लिए 2015 में कांग्रेस नेता अजय माकन की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि झुग्गियों से लोगों को तभी हटाया जा सकता है जब यह साबित हो जाए जमीन पर उनका कब्जा अवैध। अतिक्रमण रोधी कार्रवाई से पहले एक विस्तृत सर्वे हो, पुनर्वास योजना भी बनानी होगी जिसके तहत उन्हें फौरन शरण मिले। और यहां पर एक बात और, जिन अधिकारियों की नजर तले ये कब्जे बढ़ते गए, सरकारी वहां पर भवन भी बनते गए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। नोएडा के ट्विन टावर में भी हमने यही बात कही थी, अब भी यही बात कह रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं हल्द्वानी में अगर अतिक्रमण रोधी मुहिम चलाई गई तो उसमें सरकार जो भी नियम कानून है उनका पूरा ध्यान रखेगी। ये था आज का लल्लन टॉप शो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। 10 बजे फिर प्रस्तुत होऊंगा सुर्खियों के साथ, हमारा नया शो जिसमें हम विस्तार से दिन भर की खबरों के बारे में आपको बताएंगे। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।